नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय प्लेटफॉर्म सचिन एकेडमी के एप्लीकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? चलिए, मैं आशा कर रहा हूं आप सभी के सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतर ढंग से सचिन एकेडमी के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फटाफट सभी के सभी साथी जो है इस सत्र के साथ सबसे पहले तेजी से जुड़े, ताकि आज की जो क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। चलिए, तेजी से सभी के सभी साथी जो है इस सेशन के साथ जुड़ेंगे, ताकि आज की जो क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो यह बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तेजी से सभी साथी जुड़ेंगे। यस, चलिए, सभी साथियों को नमस्कार है। तो आपको पता है कि ये जो अपना सेशन है, वर्तमान जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिजीज टॉपिक के विषय में बात कर रहे हुए थे साथियों। और जो डिजीज टॉपिक है इसमें आप लोगों से बात हो रही हुई थी डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, विषाणु से होने वाली बीमारियों के विषय में बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें कई सारी बीमारियों को हमने देखा हुआ था। 2 3 4 और बीमारियां हैं जिनको आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ कवर अप करूंगा। तो लास्ट क्लास में जो जाते जाते मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था, हम लोग हेपेटाइटिस के विषय में बात कर रहे थे। इसमें हमने हेपेटाइटिस ए के विषय में बात कर लिया था, हेपेटाइटिस बी के विषय में बात कर लिया हुआ था। तो आज हमें हेपेटाइटिस सी के विषय में बात करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट तेजी से सभी के सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, ओके। सो हम लोग बात कर रहे हुए हैं डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, विषाणु जनित रोगों के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। सो इसमें मैंने हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के विषय में आप लोगों से बात कर लिया हुआ था। ठीक है, हेपेटाइटिस सी जो है इसके विषय में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस के अंदर 3 वर्जन हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है और क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस सी हो जाता है। ओके, जब हम लोग हेपेटाइटिस सी के विषय में बात करते हैं तो हेपेटाइटिस सी के लिए साथियों कौन सा वायरस जो है ये वायरस में देखने को मिलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी जो है इसके लिए जो वायरस है, जो विषाणु है, यह हो जाता है HCV वायरस। ठीक है, क्या हो जाता है, HCV वायरस हो जाता है, जिसको कि हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं साथियों। ठीक है, तो बात किया जाए कि ये जो वायरस होता है इसका फैलाव कैसे होता है, हेपेटाइटिस सी जो होता है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है साथियों। तो हेपेटाइटिस सी जो है बेसिकली इसका ट्रांसमिशन जो होता है ये आपको इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा होता है या सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा होता है। ओके, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, इसका जो फैलाव होता है, ट्रांसमिशन जो होता है, ये हो जाता है संक्रमित रक्त तथा लैंगिक संबंधों के द्वारा, रक्त तथा लैंगिक संबंधों के द्वारा, संबंधों के द्वारा। ठीक है, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड और सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा जो होता है साथियों इसका फैलाव जो होता है हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, ये जनरल जिनका जीएस पेपर होता है, जीएस पेपर वाले साथियों के लिए भी यह क्लास है। ठीक है, तो आराम से आप लोग डट कर पढ़िए, जो भी जीएस वाले साथी हैं। ओके, देखो सबसे पहले तो यह देख लो कि ये बीपीएससी का बैच है, तो बीपीएससी के बैच में बीपीएससी की बात कर लेंगे तो बेहतर है। बाकी झारखंड टेट की पूछ रहे हो तो ये झारखंड टेट का तो बैच है नहीं, वो बैच आज से आने वाला था, तो बैकएंड टीम से भी उसकी क्लास की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई हुई है।
उसके क्लास की इंफॉर्मेशन जब आ जाएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है मनीषा कुमारी जी। ओके ये टाइमिंग तो चेंज हो ही गई हुई है बालक, ये तो टाइमिंग हमारे पिछले सप्ताह से ही चेंज हो गई हुई थी, 3 बजे हमारी टाइमिंग हो गई हुई थी। ओके चलिए अब बात करें यहां पर कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, इस रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, प्रभावित अंग इसके अंतर्गत कौन सा हो जाता है। तो यह जो रोग होता है इस रोग के अंतर्गत आपका यकृत जो होता है, जो लिवर होता है, तो ये लिवर अफेक्टेड होता है। ठीक है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, तीनों हेपेटाइटिस के जितने भी केसेस हैं सभी केसेस में क्या हो जाता है, जो आपके पास जो होता है यह हमारे पास क्या हो जाता है, लिवर जो होता है ये अफेक्टेड होता है। चलिए बहुत बढ़िया आदर्श भाई, इतना बढ़िया स्कोर आपके स्टेट में बन गए हुए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छी बात है मित्र। चलिए इसी तरीके से निरंतर पढ़ते रहिए। तो अब टेट निकल गया, अब नौकरी वाले पेपर की तरफ आप फोकस कर लीजिए, नौकरी वाले पेपर की तरफ फोकस कर लीजिए। अब देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, अगर हम लोग बात करें इस बीमारी के अंतर्गत क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स क्या हो जाता है। सिम्टम्स के विषय में अगर आप बात करें, लक्षण के विषय में आप बात करें तो आपको फीवर देखने को मिलेगा, बुखार देखने को मिलेगा साथियों, बुखार हो जाता है। ठीक है शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है साथियों, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है तो लो इम्यूनिटी देखने को मिलता है, लो इम्यूनिटी देखने को मिलता है। ठीक है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, क्षमता का कम होना या कमजोर होना। ठीक है और क्या हो जाता है, जो बॉडी वेट होती है, जो व्यक्ति के शरीर का वजन होता है, शरीर के वजन में साथियों क्या हो जाता है, तेजी से कमी हमें देखने को मिलती है। तो लॉस ऑफ बॉडी वेट जो होता है यह हमें देखने को मिलता है, लॉस ऑफ बॉडी वेट हमें देखने को मिलता है, बॉडी वेट देखने को मिलता है। ठीक है शरीर के भार में कमी, शरीर के भार में कमी, भार में कमी। ठीक है तो ये सारे जो होते हैं ये लक्षण हमें देखने को मिलता है। ठीक है ओके अब अगर हम लोग चलें कि यहां पर जो हो जाता है साथियों इसका प्रिवेंशन और क्योर क्या है, तो याद रखा कीजिए हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जो है ये दोनों क्यूरेबल बीमारी है, लेकिन एड्स के तरह हेपेटाइटिस सी जो है इसका कोई क्योर नहीं है। तो इसमें जानकारी ही बचाव है, संक्रमित रक्त से बचना है, इलाज इसका कोई नहीं है, याद रखा कीजिए। तो नो क्योर, अगर बात कीजिएगा कि इसके इलाज की तो इसकी कोई भी अभी तक वैक्सीन या टीका इसकी खोज नहीं की गई हुई है हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस ए का है, हेपेटाइटिस बी का है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का कोई भी इलाज नहीं है, तो नॉन क्यूरेबल डिजीज है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम बात करें प्रिवेंशन और क्योर की, प्रिवेंशन एंड क्योर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, रोकथाम तथा इलाज, रोकथाम तथा इलाज। ठीक है तो रोकथाम अब तो आप कर सकते हैं कि संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम। ठीक है संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम, संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम। ठीक है प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड। बाकी याद रखिए मित्रों कि किसी तरह का इसमें इलाज नहीं है, तो नो क्योर, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। ठीक है अब बात करें साथियों कि हेपेटाइटिस सी का पता कैसे लगाए जाएंगे, इसके लिए हमारे पास टेस्ट क्या हो जाता है, तो हेपेटाइटिस सी जो हो जाता है, इस हेपेटाइटिस सी के लिए HCV एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। ठीक है तो इसके लिए अगर परीक्षण की बात करें, टेस्ट के विषय में बात करें, परीक्षण के विषय में बात करें, तो इसमें क्या हो जाता है, HCV एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। ठीक है तो ये हमने हेपेटाइटिस के जो तीनों किस्म थे
इन तीनों किस्म को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कंफर्म कर लिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं और वायरस के अंतर्गत अगली बीमारी के विषय में बात करते हैं। अगली बीमारी जिसके विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस से, यह बीमारी हो जाती है इबोला। ठीक है, कौन सा हो जाता है? इबोला हो जाता है। ओके, इबोला के विषय में बात किया जाए। इबोला, ठीक है, तो ये भी अगेन एक वायरस से होने वाली बीमारी है साथियों, इबोला। अब ये जो इबोला होता है, इसके लिए याद रखा कीजिए, जो वायरस है, ये इस वायरस का नाम है फिलो वायरस। कौन सा है जी? फिलो वायरस। इसके लिए जो विषाणु है, जो वायरस है, विषाणु जो है, यह हो जाता है फिलो वायरस। फिलो वायरस, फिलो वायरस, ठीक है। फिलो वायरस जो होता है, इसके थ्रू यह देखने को मिलता है। सर, हमने बीपीएससी 4.0 नया बैच लिया है, आप कहां से शुरू कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। हसन जी, शायद आपने इवेंट को ध्यान से नहीं देखा हुआ था मित्र। आपको इस इवेंट के अंतर्गत बताया गया हुआ है कि ये जो बैच आपको बीपीएससी, अगर आपने अभी अभी खरीदा हुआ है 4.0 का बैच, तो इस बैच के अंतर्गत ध्यान में रखा कीजिए, बैच ये जो है, ये बैच को स्टार्टिंग हुए कुछ समय हो गया हुआ है, तो इस बैच की कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी जो पिछले क्लासेस हुई है। ठीक है, और अभी जो आप क्लास देख रहे हैं, ये लाइव क्लासेस है, तो जो जो टॉपिक बचे हुए हैं वो तो आपको लाइव क्लासेस में मिल जाएंगे, लेकिन जो टॉपिक पहले हो गए हुए हैं उसको रिकॉर्डेड वर्जन में आपको जाकर देखना पड़ेगा और कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये खत्म होगा तो फिर एनसीईआरटी जो होगी वो स्टार्ट होगी। तो वहां पर जिस दिन ये इवेंट लॉन्च किया गया हुआ था, इवेंट में बताया गया हुआ था साथी कि यह जो है, यह बैच मर्ज होकर चलेगा। शायद आपने ध्यान नहीं दिया हुआ होगा, तो आप ध्यान दे दीजिए। आप पिछले क्लासेस को तेजी से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम लोग डिजीज चैप्टर को पढ़ रहे हुए हैं, बीमारियों को हम लोग पढ़ रहे हुए हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चले। तो फिलो वायरस जो होता है, इस फिलो वायरस के कारण इबोला बीमारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, इसका फैलाव कैसे होता है, ट्रांसमिशन, फैलाव कैसे होता है। तो इसका फैलाव जो होता है, यह जो होता है, यह थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड बाय बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, संक्रमित रक्त तथा शारीरिक द्रवों के द्वारा, संक्रमित रक्त तथा शारीरिक द्रवों के द्वारा, शारीरिक द्रव या शारीरिक तरल पदार्थों के द्वारा, जैसे पसीने वगैरह है। ठीक है, अब पसीना निकलता है तो पसीना कैसा होगा, फ्लूइड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया। तो बॉडी फ्लूइड के द्वारा भी क्या हो जाता है, इसका फैलाव जो होता है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, जनरल पेपर वालों के लिए को भी ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो जनरल पेपर वालों के लिए भी ये क्लास है, ध्यान में रखिए। अफेक्टेड ऑर्गन की बात करेंगे तो ध्यान में रखा कीजिए, आपका लिवर है साथियों, आपका लंग्स है, आपका किडनी है, ये सारे अंग जो होते हैं इसमें प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगर प्रभावित अंग की बात करें, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें साथियों, ठीक है, कि इसके अंतर्गत प्रभावित अंग हमारे पास कौन से हो जाते हैं। तो प्रभावित अंगों में देखिएगा तो लिवर है आपका, यकृत है, लंग्स है साथियों, फेफड़े हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे आपका जो वृक्क है, किडनी, ये किडनी भी इसमें प्रभावित होता है। वृक्क जो है, ये वृक्क भी प्रभावित होता है। ठीक है, अब बात करें कि ये जो बीमारी है इबोला जो है, ठीक है, इस इबोला के अंतर्गत
ठीक है, इबोला के अंतर्गत जो है क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इबोला के अंतर्गत आप लोगों को बुखार देखने को मिलेगा साथियों, सिर दर्द देखने को मिलेगा। ठीक है, अत्यधिक बुखार होगा, सिर दर्द होगा। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होगा और शरीर के अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं, वो फटती है, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है यह आपको देखने को मिलती है। तो अगर इसके लक्षणों के विषय में हम बात करें, इसके सिम्टम्स के विषय में बात करें, ठीक है, कि क्या इसके हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, तो बुखार है, फीवर है साथियों, हेडेक है, सिर दर्द है, मसल पेन है। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। ठीक है, देन आप लोग बात करेंगे इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव इत्यादि। रक्तस्राव इत्यादि, तो ये सारे लक्षण जो होते हैं, ये सारे लक्षण हमें इबोला के अंतर्गत साथियों देखने में लगता है। सर जी लगभग कितना सिलेबस बचा हुआ है? और देखो ये अलग अलग विषय के लोग जो हैं, ये अलग अलग विषय के लोग आपको बताएंगे। ठीक है, बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो लगभग 50% के हिसाब से अभी हम लोग और चलेंगे और बात करेंगे। ठीक है, तभी काफी कुछ चीजें बायोलॉजी में हमें पढ़नी है। बाकी तो ये आपके अलग अलग शिक्षक बताएंगे कि किसने कितना कवर किया है, लेकिन बायोलॉजी में भी काफी कुछ चीजें हमें पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो आप लोग आश्वस्त होकर पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना होता है। अब खास करके अगर बात बताए कि इसमें प्रिवेंशन और क्योर क्या होगा, तो जो भी संक्रमित व्यक्ति है, हमने यहां पर किया हुआ है कि संक्रमित रक्त के द्वारा और बॉडी फ्लूइड के द्वारा यह फैल रहा हुआ है। तो जो संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित रक्त से बचना है, और जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके बॉडी फ्लूइड से बचना है, उसके कांटेक्ट से बचना है, क्योंकि अगर उससे आपका शारीरिक कांटेक्ट होगा तो उसका पसीना वगैरह आपको चिपकेगा, तो आपको भी यह बीमारी लग सकती है। ठीक है, रही बात, तो इसमें वैक्सीन टीकाकरण होता है, जाइरे वैक्सीन का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है साथियों, तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें रोकथाम और इलाज क्या है, तो प्रिवेंशन और क्योर के विषय में अगर मैं बात करूं, प्रिवेंशन एंड क्योर के विषय में बात करूं, तो रोकथाम तथा इलाज। ठीक है, तो इसमें अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, रोगी व्यक्ति से, रोगी व्यक्ति के संपर्क से बचाव, संपर्क से बचाव। ठीक है, और क्या करना है भैया, यूज ऑफ जाइरे वैक्सीन। ठीक है, यूज ऑफ जाइरे वैक्सीन, यूज ऑफ जाइरे वैक्सीन, जाइरे वैक्सीन। ठीक है, जाइरे वैक्सीन का उपयोग, वैक्सीन का उपयोग। ठीक है, जाइरे वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंतरिक रक्तस्राव कैसा होता है? सजदा परवीन जी बहुत आसान सी चीज है। आंतरिक रक्तस्राव का मतलब क्या है? अब एक बात मुझे ये बताओ कि आपके शरीर के अंतर्गत मान लो ब्लड है, तो आपके शरीर के अंदर ब्लड ऐसे थोड़े है कि ऐसे ही घूमता रहता है। आपके शरीर के अंदर ब्लड जो चलता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आपके शरीर में रक्त जो होता है वो रक्त नलिकाओं से होकर गुजरता है। ध्यान में रखा कीजिए, आपके शरीर के अंतर्गत जो हो जाता है, रक्त जो होता है ये रक्त नलिकाओं से चलता है, रक्त नलिकाओं से घुसकर गुजरता है। और रक्त नलिकाएं जो होती है ये 3 तरह की होती है।
जो सबसे मोटी रक्त नलिका होती है इसको हम लोग धमनी बोलते हैं, इससे शुद्ध रक्त चलता है ऑक्सीजन वाला। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है वो जिन रक्त नलिकाओं से चलता है उसको सिरा कहते हैं, वेन कहते हैं, इसको वेन बोलते हैं, इसको अर्टरी बोलते हैं। और तीसरे तरह की जो रक्त वाहिका होती है इसको केशिकाएं कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं, ठीक है, कैपिलरी कहते हैं। तो इन्हीं के अंदर से रक्त होकर गुजरता है ना। अब सोचिए कि अगर शरीर के अंतर्गत आपके किसी शरीर के अंदर ही वेन फट जाए या शरीर के अंदर ही अर्टरी फट जाए, तो अर्टरी फटेगी या वेन फटेगा तो उसमें से रक्त निकलेगा, तो रक्त निकलेगा, लेकिन शरीर के बाहर नहीं आ रहा है ना, शरीर के अंदर ही रक्त बह रहा हुआ है। इसी को आंतरिक रक्तस्राव कहा जाता है। कई बार आप देखी हो कि आपको चोट लग जाता है, कोई तेजी से चोट लग गया, लेकिन आपके ऊपर की स्किन नहीं फटती है, लेकिन अंदर की ब्लड कैपिलरीज फट जाती है, तो आप देखते हो ब्लड का क्लॉट बन जाता है, नीला पड़ जाता है वहां पूरा का पूरा, ठीक है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आंतरिक रक्तस्राव हुआ। आंतरिक रक्त, एक तो हुआ कि शरीर, मान लो यहां से मेरी उंगली कट गई, तो उंगली कट गई तो रक्त बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, ये बाहरी रक्तस्राव हुआ। लेकिन मेरे शरीर के अंदर ही कोई नस फट जाएगी तो शरीर के अंदर ही रक्त बहेगा, इसको आंतरिक रक्त प्रवाह या रक्तस्राव बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, प्लीज सर सिलेबस के बारे में कुछ बताइए। निकिता जी, कितनी बार बताऊं, सिलेबस बता दिया हुआ है, इसके बावजूद भी निकिता अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कल की क्लास देख लीजिए, मैंने यूट्यूब पे क्लास ली हुई है, उसमें केवल सिलेबस ही डिस्कशन किया हुआ है। कल मैंने यूट्यूब पे सचिन एकेडमी की क्लास ली हुई है, तो वहां पर पूरा का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को इस क्लास के बाद खोल के देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपका लेवल है। ठीक है, जैसे आपके मान के चल लीजिए 6 to 8 लेवल जीएस के लिए आप देख रहे हो, 9 to 10 के लिए देख रहे हो, या आप पीआईटी के लिए देख रहे हो, सबका मैंने अलग अलग बनाकर पूरा सिलेबस डिस्कशन कल की क्लास में किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं अपने ये जो क्लास होती है ये कंटेंट क्लास होती है, इसमें भी सिस्टर में सिलेबस जो है उसको डिस्कस करूंगा, तो समय जो होगा वो समय ज्यादा जाएगा। सर, कीट भक्षी पौधे उत्पादक हैं कि उपभोक्ता? बहुत अच्छा सवाल है सोनू। इस सवाल पर एक चीज समझो सोनू, सबसे पहले तो तुम एक बात को समझो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, कि कीट भक्षी पौधा आपने पूछा है, कीट भक्षी पौधा आपने पूछा है कि सर कीट भक्षी पौधा जो है यह किस में आएगा। ध्यान से समझना इसको। अब जब आपने इसको पौधा ही कह दिया, इसका मतलब यह क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, हमेशा ध्यान में रख लेना। लेकिन यहां पर मजेदार बात यह है, मजेदार बात यह है कि कीट भक्षी पौधा दो क्लासेस में आता है। कीट भक्षी पौधा जो होता है ये प्रोड्यूसर में भी आता है बालक, और कीट भक्षी पौधा जो होता है ये तृतीयक उपभोक्ता में आता है। किसमें आता है? तृतीयक उपभोक्ता में आता है, ये टर्सरी कंज्यूमर में आता है, टर्सरी कंज्यूमर में आता है, प्राथमिक द्वितीयक नहीं बल्कि तृतीयक में आता है। तो अगर आप उपभोक्ता कहोगे तो सही नहीं होगा, अगर आप तृतीयक उपभोक्ता कहोगे तो फिर कीटभक्षी पौधा ठीक है। आपने मुझसे पूछा है कि सर ये इसको मैं उत्पादक कहूं कि मैं इसको उपभोक्ता कहूं, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि आप इसको बालक क्या कहोगे? आप इसको उत्पादक कहोगे। आप इसको क्या कहोगे? उत्पादक कहोगे, इसको प्रोड्यूसर कहोगे। ठीक है, उपभोक्ता तब कहोगे जब इसके साथ तृतीयक शब्द लगा हुआ रहेगा। क्लियर? ये सर चेंज नहीं करते हैं वीरेंद्र कुमार जी, सर जो होते हैं वो क्लास चेंज नहीं करते हैं। एक ऑलरेडी डाउट सेशन है, डाउट सेशन में आपके पास एप्लीकेशन में एक डाउट सेशन होगा, वहां पर आप अपना डिटेल भेज दीजिए, आपका कोर्स जो है वो जो होगा वो बदल दिया जाएगा, या कोर्स परचेस किया गया हुआ होगा, व्हाट्सएप नंबर है, नहीं देखा है तो यूट्यूब की वीडियो देख लेना, वहां व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर आप अपनी डिटेल भेज देना, वहां से चेंज कर दिया जाएगा। मेरे हाथ में नहीं है ना वीरेंद्र भाई, नहीं तो मैं चेंज कर देता। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई। सोनू बाबू, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। चलो, अब बहुत तुम लोग सवाल पूछ रहे हुए हो, मैं अपना सिलेबस कब कवर करूंगा, खाली इंक्वायरी सेंटर बना देते हो मेरे को। चलो आगे मैं बढ़ लूं। अब मैं आप लोगों से अगली बीमारी के विषय में बात करता हूं। अगली बीमारी जो है जिसको वायरस से आपको देखना है, यह है बर्ड फ्लू। कौन सी बीमारी है बालक? बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू है।
ओके, बर्ड फ्लू के विषय में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है। बर्ड फ्लू जो होता है, इस बर्ड फ्लू में याद रखा करो, इसके लिए जो वायरस है ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है H5N1, ठीक है। कौन सा हो जाता है, इसके लिए जो विषाणु है साथियों, ये विषाणु है, इस वायरस को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा विषाणु बोलते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं, जिसको किस कोड नेम से जानते हैं, H5N1, ठीक है, H5N1। तो इसके द्वारा जो होता है यह क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि बर्ड फ्लू जो हो जाता है, ये बर्ड फ्लू के अंतर्गत, ठीक है, H1N1 से स्वाइन फ्लू होता है राहुल भाई, H1N1 से स्वाइन फ्लू होता है, भी उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बर्ड फ्लू में H1N1 नहीं, H5N1, ओके। देखो इसका फैलाव कैसे होता है, जरा नाम देखो, इसका नाम क्या है, बर्ड फ्लू है, इसका बर्ड फ्लू नाम है। यानी जो पक्षी हैं, जैसे मुर्गे हैं या बतख हैं, इनके अधपके मांस या अंडे खाने से इस बीमारी का फैलाव होता है। देखो बर्ड से नाम याद रख लेना, बर्ड से नाम याद रख लेना, तो पक्षियों के द्वारा जो होता है इनका फैलाव होता है। तो अगर इनके फैलाव के विषय में हम लोग बात करें, ट्रांसमिशन के विषय में बात करें, फैलाव के विषय में अगर मैं बात करूं, ट्रांसमिशन के विषय में बात करूं, तो देखो इनका फैलाव कैसे हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास मुर्गे, बत्तखों इत्यादि के अंडे अथवा अधपके मांस के द्वारा, अधपके मांस के द्वारा, मांस के द्वारा, ठीक है, अधपके मांस के द्वारा, थ्रू अनकुक्ड, अनकुक्ड मीट और एग ऑफ हैन, डक एटसेट्रा। इस तरीके से कोई भी पक्षी ले लीजिए, किसी भी पक्षियों के अधपके मांस या अंडों के द्वारा जो होता है इससे फैलाव हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा पुष्पा जी, हालांकि क्लास लगी हुई है, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं टेक्निकल टीम से बोल दूंगा कि उस क्लास को सीरियल वाइज लगा दिया जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मैं आपका मैसेज उन तक ड्रॉप कर दूंगा। अब बात करें बालक की, इसमें शरीर का कौन सा अंग जो होता है वो प्रभावित होता है, प्रभावित अंग क्या होता है, ठीक है। तो प्रभावित अंग जो होता है, ठीक है, ये प्रभावित अंग जो होता है, प्रभावित अंग जो होता है, अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है इसमें, यह हो जाता है लीवर। अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है, प्रभावित अंग जो होता है, यह कौन सा हो जाता है, लिवर हो जाता है, ठीक है। यकृत जो होता है, ये यकृत के द्वारा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अरे वाह, कितना मिस्टर मोहम्मद आजाद, कितना मतलब मस्त जो है आपने सवाल पूछा है कि सर अंडा मुर्गा कैसे देगा। अरे मेरे भाई, यहाँ पर मुर्गा लिखा है, मुर्गी लिख ले, मांस भी तो लिखा है। मुर्गे और बत्तखों के लिखा हूं, तो तू मुर्गी लिख ले, बत्तखी लिख ले मेरे भाई। ऐसी ऐसी बातों का कमेंट करता है, बता कि सर मुर्गा अंडा देता है। अरे गधा, मुर्गे मांस और अंडा दोनों लिखा हुआ है ना, गधा कहीं का, मजा ले रहा हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं है, मजे लेते रहते हो सर से। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसके अंतर्गत साथियों लक्षण जो होते हैं, ये लक्षण किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो पेशियों में खिंचाव देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिम्टम्स की बात करूं, लक्षण की बात करूं, तो पेशियों में क्या हो जाएगा, खिंचाव देखने को मिलेगा। पेशियों में खिंचाव, ठीक है, खिंचाव देखने को मिलेगा।
कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। आंखों में संक्रमण देखने को मिलता है, आई इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। आंखों में संक्रमण देखने को मिलता है, आंखों में संक्रमण देखने को मिलता है, आई इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, खांसी देखने को मिलती है, ठीक है, खांसी देखने को मिलती है, ओके, खांसी देखने को मिलेगी इत्यादि, ओके। तो ये सारे जो है, ये सारे लक्षण इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें साथियों कि इसका प्रिवेंशन और क्योर किस तरीके से किया जाता है, तो इसमें इसका टीका लगता है, एटीडी वैक्सीन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है, इसमें टीकाकरण किया जाता है बर्ड फ्लू के प्रति। तो प्रिवेंशन और क्योर में जाइएगा, प्रिवेंशन एंड क्योर में जाइएगा, रोकथाम तथा इलाज की अगर बात कीजिएगा तो एटीडी के टीके के द्वारा, एटीडी के टीके के द्वारा, थ्रू एटीडी वैक्सीन। एटीडी वैक्सीन जो होती है यह लगाई जाती है इसके अंतर्गत, इससे बचाव के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों से टेस्ट पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा टेस्ट होता है, तो एएफटी टेस्ट होता है, एवियन फ्लू टेस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत परीक्षण की अगर बात कीजिएगा, टेस्ट की बात कीजिएगा, परीक्षण की बात कीजिएगा, तो इसमें परीक्षण जो होता है यह कौन सा होता है, एएफटी टेस्ट होता है, एएफटी, ठीक है। एएफटी परीक्षण इसको क्या बोला जाता है साथियों, एवियन फ्लू टेस्ट बोला जाता है, एवियन फ्लू टेस्ट बोला जाता है, एवियन फ्लू टेस्ट। यह परीक्षण जो होता है इसके अंतर्गत बर्ड फ्लू के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। सर जी जो लोग टीआरई 3 का बैच लिए थे उनको न्यू वाला टीआरई 4 बैच मिले, उनको तो पहले ही से टीआरई 4 दे दिया गया हुआ है स्वाति जी। कितने बैच, इतना सारा बैच का क्या करोगे, अचार डालोगे? पढ़ाने वाला शिक्षक वही है, पढ़ाता वही है, ठीक है। उनको तो ऑलरेडी टीआरई 4 दिया गया हुआ है, तो आपको तो ऑलरेडी एडेड किया गया हुआ होगा, ठीक है। ओके, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो फिर से वही चीजें आ जा रही हो, भूगोल का क्लास नहीं चल रहा हुआ है, इतिहास का क्लास नहीं चल रहा, उसको मैं कैसे बताऊंगा? डाउट सेशन में डालो ना बालक को, उसको डाउट सेशन में डालो, मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे पास मेरे क्लास की शेड्यूल होती है ना, मैं बैकएंड टीम का पार्ट नहीं हूं ना, मैं तो टीचर हूं बालक। तो आप लोग वहां पर डाल दिया करो, ठीक है। वहां पर आपको जो होगा वो आपको उसकी जवाब मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। एटीडी एंटी डिप्थीरिया हो जाता है, एंटी डिप्थीरिया मुकेश कुमार हो जाता है वैक्सीन के अंदर, उसी जैसे लक्षण आते हैं, तो एंटी डिप्थीरिया वैक्सीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, एटीडी को बोल लिया जाता है। ओके बालक, चलो आगे बात कर लेता हूं आपसे किसके विषय में, स्वाइन फ्लू के विषय में बात कर लेता हूं, स्वाइन फ्लू के विषय में। स्वाइन फ्लू ठीक है। अब देखो ये जो स्वाइन फ्लू है इसके लिए कौन सा वायरस है, तो इसके लिए भी जो वायरस है वो कौन सा है आपके पास, इन्फ्लुएंजा वायरस है। कौन सा है? इन्फ्लुएंजा वायरस है। कौन सा हो जाता है आपके पास, वायरस की बात करोगे, विषाणु की बात करोगे तो कौन सा हो जाता है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा विषाणु हो जाता है साथियों, इन्फ्लुएंजा। और इसके अंदर कौन सा हो जाता है, वेरिएंट H1N1। जो लोग H1N1 कह रहे थे वो यहां पर ध्यान में रखिएगा। स्वाइन फ्लू जो होता है, ये स्वाइन फ्लू
में H1N1 आ जाएगा साथियों। अब अगर बात करें कि इसका जो होता है, इसका फैलाव कैसे होता है, तो साथियों इसका फैलाव सुअरों के द्वारा होता है। कई बार आप लोगों से सवाल बनाया गया है आपके पेपर में कि रिहायशी इलाकों से सुअरों को अगर हटाया जाता है तो यह किस बीमारी के लक्षण होते हैं। तो सुअरों के द्वारा फैलाव जो होता है साथियों, यह किसका होता है, स्वाइन फ्लू का होता है। साथ ही साथ यह क्या होता है, खांसने और छींकने के द्वारा भी इस बीमारी का फैलाव होता है। तो ट्रांसमिशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ट्रांसमिशन की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, फैलाव के विषय में मैं बात करूं, तो इसका जो फैलाव हो जाता है साथियों, ये हो जाता है सुअरों के द्वारा, बाई पिग, ठीक है, बाई पिग एंड स्नीजिंग एंड कफिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग, इसके द्वारा जो होता है इसका फैलाव होता है। ठीक है, सुअरों के द्वारा, खांसने तथा छींकने के द्वारा, सुअरों के द्वारा, सुअरों के द्वारा एवं खांसने तथा छींकने के द्वारा, खांसने तथा छींकने के द्वारा जो होता है इसका फैलाव साथियों आपको देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये उठ रहा हुआ है, ठीक है, अब प्रश्न ये उठ रहा हुआ है कि इसमें शरीर का कौन सा अंग जो होगा वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसमें जो श्वसन नली आपकी होती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है साथियों, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमें देखने को मिलती है। डायरिया डिजीज किससे होता है, रूपम सोनी जी इंतजार कर लीजिए, अभी हम लोग डिजीज पढ़ रहे हुए हैं, तो डायरिया पेचिस के अंदर होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोटोजोआ वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, अभी तो वायरस बता रहा हूं, फिर बैक्टीरिया बताऊंगा, फिर प्रोटोजोआ बताऊंगा, तो प्रोटोजोआ में आपसे पेचिस के विषय में मैं बात कर लूंगा, वहीं पर मैं डायरिया के विषय में बात कर लूंगा। ठीक है सर, जनरल पेपर के लिए साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए अलका, एक चीज में बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूं कि अगर कोई टीचर ये कहता है कि ये चीजें नहीं आएगी या ये चीजें आएंगी, तो आप खुद एक शिक्षक बनने के क्रम में हो तो आप खुद समझ सकते हो। मान के चल लो कि आपको जनरल स्टडी के पेपर में अगर 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहा है, 6 क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहा हुआ है, लेकिन वो पूरा सिलेबस है ना, वो पूरे सिलेबस से वो क्वेश्चन कहां से बनाएगा, यह तो शिक्षक को नहीं पता है ना। तो आप उसको पढ़िए, पूरे सिलेबस को पढ़िए, तभी आप सभी प्रश्नों को समझ पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि जीएस में एक क्वेश्चन पूछ रहा हुआ है या 5 प्रश्न पूछ रहा हुआ है तो उसके लिए कोई लिमिट है। बीपीएससी ने कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं दिया हुआ है, ये खेल रहा है स्टूडेंट के साथ, ये कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन बना लेता है। इसीलिए बेहतर यही होता है कि आप पहले से समझ के चलें कि अगर मुझे पूरे सिलेबस को पढ़ना है तो मैं पूरे सिलेबस को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तभी क्या हो जाएगा कि हमें जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी और हम अपने पेपर में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अफेक्टेड ऑर्गन देखो, अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग देखो, प्रभावित अंग इसमें हो जाता है श्वसन नली हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाती है, श्वसन नली हो जाती है, श्वसन नली हो जाती है। अब बात करें कि इसमें क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो के लिए कहां पर अवेलेबल होगी, अरे आप पहले कुछ, मिश्रा जी पहले आप थोड़ा सा एप्लीकेशन को सीखिए, एप्लीकेशन यूज कैसे किया जाता है। आप एप्लीकेशन में जाओगे, जो भी आपकी क्लास है उस क्लास के अंतर्गत आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, जो भी आपकी क्लास है उस क्लास के अंतर्गत आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। आपका जो भी बैच होता है उस बैच के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, उसमें ऑलरेडी जहां आपकी क्लास होती है, क्लास के साथ उसका पीडीएफ होता है, तो आप थोड़ा सा एप्लीकेशन को यूज टू हो, वहां पर सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखाई देगी। ओके, हम बात करते हैं इसमें लक्षण क्या हो जाते हैं। तो देखो, खांसी देखने को मिलेगा, बुखार देखने को मिलेगा और पूरे शरीर में दर्द जो होगा वह देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अगर सिम्टम्स की मैं बात करूं, सिम्टम्स की बात करूं, ठीक है, लक्षण की बात करूं, तो यहां पर क्या हो जाता है, खांसी होगी, ठीक है, कफ हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया, फीवर हो गया,
और क्या हो गया, संपूर्ण शरीर में दर्द हो गया, संपूर्ण शरीर में दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया। ठीक है, एक्यूट बॉडी पेन जिसको बोलते हैं, एक्यूट बॉडी पेन जो होता है यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्यूट बॉडी पेन जो होगा यह आपको देखने को मिलेगा। हम बात करें साथियों कि इसका प्रिवेंशन और क्योर क्या है, इसकी रोकथाम और इलाज क्या है। ठीक है, इसकी रोकथाम और इलाज क्या है। ठीक है, ओके, तो ध्यान में रखा कीजिए, इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है, टीके के द्वारा किया जाता है, तो थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है, तो अगर प्रिवेंशन और क्योर की बात करें, प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, क्योर की बात करें, तो रोकथाम तथा इलाज की बात करें, थ्रू वैक्सीनेशन, थ्रू वैक्सीनेशन, टीकाकरण के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा। ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें बात किया जाता है। ओके, इंसान के छींकने से तो नहीं, इंसान के छींकने से, जो स्वाइन फ्लू से जो मरीज पीड़ित है वो छींकेगा तब तो दूसरे स्वस्थ आदमी को होगा। इंसान के छींकने से का मतलब क्या हुआ, इंसान के ही छींकने से होगा, लेकिन किसके छींकने से, ऐसा बीमारी जो ऑलरेडी किसी को स्वाइन फ्लू हुआ है अगर वो छींकता है, कैसे कोरोना वाले मरीज के केसेस में आप देख रहे हुए थे, उसी तरीके से ऐसा होता है कि अगर वो छींकता है तो उसके संपर्क में जो स्वस्थ व्यक्ति है उस स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत इसका जो होगा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी टेस्ट की बात कीजिएगा, वही सामान्य टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है इसके अंतर्गत, या फिर सीवीसी किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये सारे एक दो टेस्ट इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर परीक्षण की हम लोग बात करते हैं, परीक्षण की बात करते हैं, तो परीक्षण जो हो जाता है इसके अंदर चेस्ट एक्सरे हो जाएगा, चेस्ट एक्सरे, या फिर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट यानी ब्लड का टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होते हैं जनरली इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है सर, इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू दोनों के लिए, हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली है पायल जी, याद रखा कीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली है, लेकिन उस फैमिली के सदस्य कौन है आपने ध्यान शायद नहीं दिया है। पायल जी ध्यान दीजिए यहां पर। ठीक है कि पायल जी मैंने यहां लिखा हुआ है इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इन्फ्लुएंजा वायरस का कौन सा वेरिएंट लिखा है, H5N1 लिखा हुआ है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस लिखा हूं तो कौन सा लिखा हूं, H1N1। देखिए दोनों अलग अलग हो गए ना, परिवार एक ही है, तो वायरस का परिवार एक ही है लेकिन सदस्य क्या है, सदस्य अलग अलग है। तो बर्ड फ्लू के केस में H5N1 है और स्वाइन फ्लू के केस में H1N1 है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसके लिए मैं कैसे बताऊं, सजदा प्रवीण जी इसको आप डॉक्टर ही बताएगा, मैं शिक्षक हूं, मैं डॉक्टर थोड़े हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा कि आपको जो है ये बीमारी कई सालों से चल रही हुई है, ये ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से दीजिए, दिखाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। आप ध्यान रखिए मैं शिक्षक हूं, मैं किताबी बातें आपको पढ़ाता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, मेरी भी तबीयत खराब होती है तो मैं भी डॉक्टर के ही पास जाता हूँ, मैं भी डॉक्टर से ही दवाई लेता हूँ। ऐसा थोड़ा है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं अपने आप अपनी दवाई कर लेता हूँ। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए और होपफुली इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ओके, चलिए, तो यहां पर हमने बात कर लिया। अब वायरस से जो आपके पास, हाँ इसमें साइनस वाले लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं बेबी कुमारी जी। अब यहां पर वायरस वाली जो बीमारियां थी, प्रमुख बीमारियां थी, जितनी बता दिया इसके अंदर से ही आएगा, लिख लो यह बात। अगर सारी क्लासेस को देखे हुए हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा तुम्हारे पास, अगर वायरस से पूछ दिया तो। अब मैं चलता हूं, अब आप लोगों को किधर लेकर चलता हूं, अब बैक्टीरिया की तरफ लेकर चलता हूं। ठीक है, तो अब जीवाणु से होने वाले जो प्रमुख रोग थे, ट्रिक तो आप लोगों को बहुत पहले मैं सिखा चुका हूं, तो अब जीवाणु से होने वाले रोगों के विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोगों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। वो सारी बीमारियां जो कि हमें जीवाणुओं के द्वारा देखने को मिलती है, उन सब के विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है,
तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चले हम लोग किधर, अब हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के विषय में बात करते हैं। ठीक है। हाँ, चैप्टर तो बहुत लेंदी है और उतना ही इंपॉर्टेंट है तान्या जी, क्योंकि डिजीज से, कल मैंने एनालिसिस किया है, आप देखना उस क्लास, डिजीज से 100% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये जो है आपको पूछा जाएगा, तो लेंदी तो चैप्टर है ही ये, मैं बिल्कुल आपके सारी बात से सहमत हूँ, लेंदी चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और मैं आपसे बात करता हूँ डिजीज कॉज्ड बाय, ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु जनित रोग। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया से जो प्रमुख रोग हैं उनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले अपनी बात टीबी से शुरू करते हैं, खूब इसको, एड्स, पोलियो ये पहले बता चुका हूं। ठीक है, नैन शिप्रा प्रजापति जी, मैंने इसको पहले बता दिया हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास अनगोइंग क्लास है ना, तो इससे पहले मैंने एड्स के विषय में भी बात किया हुआ है, पोलियो के विषय में भी बात किया है, रेबीज के विषय में भी बात किया हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर है, कई क्लासेस से हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर हम लोग बात कर रहे हुए हैं किसके विषय में, बैक्टीरिया के विषय में। बैक्टीरिया में बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के विषय में, ट्यूबरकुलोसिस के विषय में। ठीक है, तपेदिक और क्षय रोग के विषय में बात कर रहा हूं, तपेदिक या क्षय रोग के विषय में बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के विषय में बात कर रहा हूं, तपेदिक या क्षय रोग के विषय में बात कर रहा हूं। सर आज आप बहुत हैप्पी हैं, अच्छा ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है कि आज मैं खुश हूं। देखो मैं खुश नहीं हूं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, खुश रहने के लिए खुश रहना पड़ता है। बाकी आप लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया हुआ है, आप लोग ये कहते हो कि हम लोग कुछ पूछते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। कई बार आप लोगों का कमेंट आता है बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई इस चीज पर मैं काम करता हूँ, कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा ज्यादा करता हूं तो मैं इस चीज पे काम कर लेता हूं। हालांकि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता हूं, खास करके सवाल पूछने से या सारी चीजों से, लेकिन मैं आप लोगों को बरबस ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग काम की चीजें पूछिएगा ना, तो वो अच्छा मुझे लगता है। आप लोग मुझे इंक्वायरी सेंटर बना लेते हो, सर ये क्लास क्यों नहीं हो रही है, सर मेरा ये पीडीएफ नहीं मिला, सर वो हो गया, ये हो गया, उसके लिए डाउट सेशन। ठीक है, तब मुझे थोड़ी सी नाराजगी होती है, गुस्सा नहीं होता है, थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अब मैं वो भी नहीं करूंगा। तुम लोग बदनाम मेरे को क्यों कर रहे हो, अब मैं तुम लोगों को सोना बाबू कह के पढ़ाया करूंगा, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके चल, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा हूं, यहां पर इसके लिए जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया वाले क्लास में हम लोग पहुंच गए हुए हैं, तो इसके लिए जो बैक्टीरिया है साथियों, जो जीवाणु है, ये कौन सा है, ये है, अच्छा यहां बहुत मजा आने वाला है, क्यों, क्योंकि जीवाणुओं में जो बीमारी के नाम होते हैं, जीवाणुओं में जो बीमारी के नाम होते हैं वही जीवाणु के नाम है। तो यहां बहुत मजा आने वाला है, यहां ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, तो कहीं दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। पूरा नाम अगर मैं इसकी बात करूं तो जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसी को शॉर्ट में आप लोग टीबी कहते हैं कि टीबी का रोग हो गया हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। तो देखो, जो बैक्टीरिया का नाम है वही बीमारी का नाम है, तो कुछ विशेष आपको करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सर किस किस वायरस से होता है ये नहीं बताया है, भाई सारे बता चुका हूं नैना जी, आप देखा कीजिए। अब ये कह रही है किस किस वायरस से होता है, बताया ही नहीं है, और कितना डिटेल में पढ़ा हूं, सब बताया है, वीडियो को ध्यान से देखो। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब बात करें कि ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का संक्रमण कैसे होता है, तो आप सब लोगों को पता है साथियों कि यह क्या हो जाता है, टीबी एक संक्रामक रोग है। तो अगर टीबी का मरीज खांसता है या छींकता है, या टीबी के मरीज के साथ भोजन कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है,
तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। सर बैक्टीरिया वाले रोग का ट्रिक लिखवा दीजिए। अभिषेक मैं लिखवा चुका हूँ, पिछली क्लास को देख लो ना भाई, वो रिकॉर्डेड में होगी, पिछले क्लास में मैं लिखवा चुका हूँ। फिर से वो रिपीट होगा बाबू, बार बार उसी को लिखवाऊंगा ना तो वो रिपीट होगा, मैं लिखवा चुका हूँ। पंडित का ट्रिक न्यू है शीगो, ये ट्रिक लिखवाया हुआ है बाबू। तो पिछले क्लास को देख लो, ठीक है, एक बार देख लो, वो सारी बातें मैंने ट्रिक वगैरह बता दी हुई है मित्र, ठीक है। आप इससे पहले वाली वीडियोस को देखोगे ना तो आपको वहां पर वो मिल जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो देखो इसका फैलाव जो होता है, जो रोगी व्यक्ति है खांस रहा है, छींक रहा हुआ है, ठीक है, जो खांस रहा हुआ है या छींक रहा हुआ है या फिर क्या कर रहा हुआ है, उसके साथ आप भोजन कर रहे हुए हैं, तो यह रोग जो होगा, यह रोग फैल जाएगा, ठीक है। ओके, तो बाई कफिंग, ठीक है, स्नीजिंग एंड थ्रू फूड, एंड थ्रू फूड, ठीक है, खांसने छींकने तथा भोजन के द्वारा, खांसने छींकने तथा भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा। ओके, अब देखो बात करें कि ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी में शरीर का कौन सा अंग जो होता है वो अंग प्रभावित होता है, ठीक है, शरीर का कौन सा अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। तो इसके अंदर जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन की बात करोगे, ठीक है, प्रभावित अंग की बात करोगे तो फेफड़े होते हैं, प्रभावित अंग, ठीक है, फेफड़े, फेफड़े लंग्स होते हैं, ठीक है। बात करें कि ये जो बीमारी हो जाता है, इस बीमारी के हमारे पास क्या लक्षण जो होते हैं, ये लक्षण हमें नहीं, कैंसर बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं होती है और न ही ये जेनेटिक बीमारी होती है हेमंत जी, ना तो आनुवांशिक होती है और ना ही संक्रामक बीमारी होती है। कैंसर का मतलब क्या है, पहले तो इस चीज को आप समझ लोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। आपकी पूरी कोशिका हेमंत बाबू क्या है, आपकी पूरा का पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है और कोशिकाएं जो होती है ये विभाजित होती है। कोशिकाओं के अंदर हेमंत जी क्या होता है, विभाजन होता है और कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो अगर शरीर की किसी एक कोशिका में अनियंत्रित विभाजन होता है, अनकंट्रोल डिवीजन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अगर आपकी लिवर की कोशिका में अनकंट्रोल डिवीजन हो जाएगा तो लिवर कैंसर कहलाएगा। अगर आपकी स्किन की कोशिका में अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो स्किन कैंसर कहलाएगा। अगर आपके ब्रेन की कोशिका में अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो ब्रेन कैंसर कहलाएगा। तो वो संक्रामक बीमारी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कैंसर के मरीज के साथ हाथ मिला लिया जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। अब यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसके अंतर्गत लक्षण किस तरह के देखने को आपको मिलते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं, ठीक है, लक्षण जो होते हैं, इसमें लक्षण किस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। तो टीबी का एक लक्षण तो आप सब लोगों को पता है कि क्या हो जाता है, बहुत अधिक सर खांसी होती है, ठीक है, खांसी हो जाएगी। रात के समय में टीबी के मरीज को जनरली बुखार देखने को मिलता है, फीवर इन नाइट देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार खांसता है तो खांसी के साथ खून भी आ जाता है, ठीक है। और शरीर के वजन में क्या हो जाती है, कमी देखने को मिलती है, छाती में दर्द होता है। तो ये सारे जो होते हैं, ये लक्षण जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर ध्यान में रखा कीजिए, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, छाती में दर्द, छाती में दर्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कफिंग देखने को मिलेगा या एक्सेस कफिंग लिख लीजिए, अत्यधिक खांसी और अच्छा शब्द है, एक्सेस कफिंग देखने को मिलेगी, एक्सेस कफिंग, ठीक है। अत्यधिक खांसी आपको देखने को मिलती है साथियों, अत्यधिक खांसी आपको देखने को मिलती है। और क्या आपको देखने को मिलता है साथियों, ठीक है, फीवर इन नाइट, रात के समय में बुखार देखने को मिलता है, फीवर इन नाइट, फीवर इन नाइट,
ठीक है। रात के समय बुखार, रात के समय बुखार, ठीक है, ओके। रात के समय में आपको बुखार देखने को मिलेगा। और क्या हो जाता है, शरीर के वजन में कमी होती है। व्यक्ति जो होता है ये साथियों, व्यक्ति बहुत अधिक कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो शरीर के वजन में कमी, लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। शरीर के भार में कमी हो गया, शरीर के भार में कमी। और आप यूं भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जब खांसता है तो खांसने के साथ खांसी में क्या आ जाता है, ब्लड भी निकलता है, ठीक है। आपके पास क्या हो जाता है, कफ जो होता है, ब्लीडिंग कफ भी आप लिख सकते हैं, ब्लीडिंग कफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। खांसी के साथ रक्त का आना, खांसी के साथ रक्त का आना, रक्त का आना, ठीक है। खांसी के साथ रक्त का आना, ठीक है। सर जी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हो? ऐसा नहीं है अमित पांडे, ठीक है। मुझे देखो, जब आप लोग इस सेशन को पढ़ रहे हो अमित बाबू, तो इस सेशन में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं जब चैट के तरफ देखता हूं, मुझे जिसका चैट दिखाई दे देता है मैं जवाब दे देता हूं, ठीक है। मैं बोर्ड के तरफ भी घूमता हूं और ये चैट बहुत तेजी से चलते हैं, तो कई बार छूट भी जाते हैं। आप दोबारा पूछ लिया करो मेरे भाई, ऐसी बात थोड़े है। तुमने कौन सा मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया हुआ है कि मैं आपके चैट का जवाब नहीं दूंगा? तो ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं, दोबारा पूछ लिया करो यार, ठीक है। दोबारा पूछ लिया करो, अपनी क्लास है, मैं भी आपका हूं, आप भी मेरे हैं, ठीक है, ठीक है। अपने लोगों से क्या गिला शिकवा करना यार, दोबारा पूछ लो, खुश रहो यार, दोबारा पूछ लो, ऐसे तुमसे दुश्मनी थोड़े है मेरे भाई, ठीक है। 4:30 पे दूसरी क्लास है, हाँ मैं छोड़ देता हूं, मैं इसको जस्ट कंप्लीट कर लूं और फिर मैं आपको छोड़ देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन और क्योर में, ठीक है, ओके। प्रिवेंशन और क्योर के विषय में बात कर लेता हूं। देखो छोटे बच्चे, आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो छोटे बच्चों में टीवी से बचाने के लिए एक टीका दिया जाता है जिसको बीसीजी का टीका बोला जाता है, ठीक है। तो बीसीजी टीके का उपयोग किया जाता है। प्रिवेंशन और क्योर में चले जाओ, ठीक है, किसमें चले जाओ, प्रिवेंशन एंड क्योर में चले जाओ, प्रिवेंशन एंड क्योर में चले जाओ, रोकथाम तथा इलाज में, रोकथाम तथा इलाज, ठीक है। तो थ्रू बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। एनालिसिस किया हुआ है, यूट्यूब पे किया हुआ है, सचिन एकेडमी के नेहा शर्मा जी, सचिन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कल की ही क्लास है, जाकर देख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, थ्रू बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी, ठीक है, बेसिलस कैलामिटी ग्यूरिन, बीसीजी वैक्सीन एंड एंड बाय एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन like एस्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्ट्रेप्टोमाइसिन एंड वेलिसिन। एस्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और वेलिसिन। यह सवाल बहुत बार आप लोगों से पूछा गया हुआ है कि टीवी की खोजी गई सबसे नई दवा कौन सी है, तो नई दवा जो है ये है वेलिसिन। कौन सी है, वेलिसिन है, ठीक है। कौन सा है, वेलिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड वेलिसिन, ठीक है, वेलिसिन, ठीक है। बीसीजी के टीके के द्वारा, बीसीजी के टीके के द्वारा, टीके के द्वारा तथा प्रतिजैविक दवाओं, प्रतिजैविक दवाओं जैसे एस्ट्रेप्टोमाइसिन, तथा वेलिसिन, वेलिसिन ये नई दवा है टीबी की, आजकल खूब पेपरों में इसको पूछा जाता है, तो वेलिसिन का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वेलिसिन का नाम ध्यान में रखा कीजिए।
सर जनरल पेपर में पूरा साइंस 8 मार्क्स का आता है। ये अलगा जो उनका रहा हुआ है, ट्रेंड रहा हुआ है कि लगभग 8 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं जनरल पेपर में। 8 से वो बढ़ा भी सकता है, वो घटा भी सकता है। आयोग ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जनरल पेपर में मैं साइंस से 8 ही क्वेश्चन पूछूंगा, उसने कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको केवल जो टीआरई के डिफरेंट पेपर्स हुए हैं, टीआरई फर्स्ट हुआ है, टीआरई सेकंड हुआ है, उसके आधार पर एनालिसिस करके आपको बताया गया हुआ है कि 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा आयोग ने, बीपीएससी ने कहीं भी लिखकर नहीं दिया है कि मैं 8 ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं 4 नहीं पूछूंगा या मैं 14 नहीं पूछूंगा, ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं कहा हुआ है। ठीक है, ओके, तो यह चीज आप ध्यान में रखा कीजिए। ओके, अब बात करते हैं, यहां पर बार बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है साथियों कि टीवी जो होता है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि टीवी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, यह मुझे बता लीजिए। टीवी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ठीक है, तो टीवी जो है इसके लिए मोंटू परीक्षण किया जाता है। टेस्ट अगर आप लोगों से पूछ दे, परीक्षण जो होता है इसके अंदर मोंटू टेस्ट, मोंटू परीक्षण किया जाता है, मोंटू परीक्षण किया जाता है। ओके, क्लियर? और कोई सवाल? सर जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? जीवाणु विज्ञान के पिता लुई पास्चर को बोला जाता है। ठीक है, जीवाणु विज्ञान जो है, बैक्टीरियोलॉजी के पिता जो है लुई पास्चर कहलाते हैं, लुई पास्चर कहलाते हैं। और कोई सवाल? ठीक है, चलिए समय हो गया हुआ है, तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग रखेंगे। ठीक है, आपका क्लास एक ही दिन होता है। हाँ, फिलहाल आपका जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में मेरी क्लास एक ही दिन है। ठीक है, एक ही दिन है। ओके, तो यह चीज आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, मोंटू परीक्षण होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। और कोई चीज है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सर कितने क्लास हो चुके हैं सर बता दीजिए। देखो, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन पर देख लो ना हसन भाई, मुझे याद नहीं है। ठीक है, मुझे याद नहीं रहता, मैं कई बैच पढ़ाता हूँ, तो एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड क्लास में शो हो रही होगी कि कितनी क्लास हुई है, तो उसको एक बार जाकर आप देख लो। ठीक है, तो एक बार आप एप्लीकेशन को खोल के और आप देख लो, उसमें आपके बैच में दिखा देगा कितनी क्लास हुई है। ठीक है, बाकी आपको नहीं मिलेगा तो फिर मुझे बता देना, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा एप्लीकेशन में कि कितनी क्लासेस हुई है, मुझे याद नहीं रहता है मेरे भाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास टाइमिंग बता दीजिए आप लोगों की। फिलहाल आप लोगों के साथ जो मेरी क्लास है, एक ही क्लास है, मंडे के दिन क्लास है, याद रखा कीजिए। आप लोगों की जो क्लास है, ये चीज आप ध्यान में रखा कीजिए। क्लास टाइमिंग जो है आपकी फिलहाल के लिए, तो आपकी क्लास टाइमिंग क्या है? अगर कोई क्लास टाइमिंग में बदलाव होगा तो उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आपकी जो क्लास टाइमिंग है, ये मंडे को है, याद रखा कीजिए। मंडे को हमारी क्लास है, और कब है ये क्लास हमारी? आती है 3 बजे आती है। ठीक है, क्लास टाइमिंग ये है फिलहाल आपकी चल रही है आप लोगों की। सर टॉपिक बाई एमसीक्यू, देखो अभी फिलहाल हम लोग जो है वो कोर्स को कवर करेंगे। आप खुद शिक्षक बनने वाले हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर सप्ताह में एक दिन क्लास है, उस एक दिन की क्लास में मैं एमसीक्यू कराऊंगा, तो फिर आपका टॉपिक मैं कब कवर कराऊंगा? तो जब टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू की क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। एमसीक्यू मैराथन के थ्रू भी आपको कराई जा सकती है, तो एक क्लास में कई सारे एमसीक्यू कराई जा सकती है। अभी एक क्लास हो रही हुई है, आप खुद सोचिए, उस एक क्लास में अगर मैं आपसे एमसीक्यू कराऊंगा तो आपके टॉपिक कब कवर होंगे? ठीक है, रुखसार परवीन जी ने जवाब दिया है 23 क्लास हुई है। ओके, हिमांशु वर्मा ने कहा हुआ है कि अप्रोक्स 25 क्लासेस हुई है। ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए, बाकी सारे साथियों ने जवाब दे दिया हुआ है, तो जो है आप इससे कर लीजिएगा, अपना हिसाब किताब कर लीजिएगा। ठीक है, विडाल टेस्ट नहीं होता है रुखसार परवीन जी, विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है। ठीक है सिस्टर, विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड में, इसमें मोंटू टेस्ट किया जाता है, मोंटू परीक्षण किया जाता है। अभी है हेमंत बाबू, अभी बायोलॉजी में अच्छा खासा टॉपिक है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अगली क्लास के लिए चले जाइए और अगली क्लास में आप लोग कीजिए। और याद रखा कीजिए, जितना पढ़ाता हूं आपको, एक सप्ताह में एक क्लास मिल रही हुई है, तो आपके पास पूरा का पूरा समय होता है कि आप आसानी से उन सभी चीजों को तैयार कर लें। तो आप लोग सारी चीजों को साथ साथ तैयार करते चलिए। ठीक है, ताकि जब प्रैक्टिस होगी तो आप ज्यादातर क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाओगे। और
पेपर अगर आपका आता है, जल्दी आता है, तो भी आप पेपर में बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, चलो आपसे मिलता हूँ, अगली क्लास में मिलता हूँ। ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, मैं वो पुष्पा जी आपकी बात मैं समझ गया, मैं उसको चेक करवा लूँगा। धन्यवाद साथियों।